केरल के जंगलों के पास एक छोटे गांव पर जंगल में रहने वाली चुड़ैल की नजर बनी हुई होती है, जो गांव की सीमा पर बने वर्षों पुराने सिद्ध मंदिर की वजह से अंदर नहीं आ पाती। जिससे परेशान होकर चुड़ैल योजना बनाकर एक बकरी पालती है और फिर उसे भूतिया बनाकर गांव की सीमा पर छोड़ देती है। ये लोग मुझे गांव के अंदर आने से रोकते हैं, पर शिकार करने से नहीं। अब ये बेचारी लावारिस बकरी उनके घर में रहकर मेरा काम करेगी और पूरे गांव को मेरा शिकार बना देगी। चुड़ैल की भूतिया बकरी सीमा पार कर गांव में इधर उधर घूमने लगती है, जिससे कोई उसे लावारिस समझकर अपने घर ले जाए। वाह रे, लगता है ये बकरी गर्भवती है। इसे घर ले जाता हूँ। मेमना पैदा होने के बाद उसे पाल लूंगा और इसे पका कर पूरे परिवार की दावत कर दूंगा। कसम से स्वाद आ जाएगा। इस पर कसाई भूतिया बकरी को पकड़कर अपने साथ घर ले जाता है, जहां कसाई का परिवार इतनी हट्टी कट्टी बकरी देखकर बहुत खुश होता है और उसे घर में पाल लेते हैं। इस बकरी को क्या हो गया जो इतनी रात को शोर मचा रही है? चलो देखते हैं। आवाजें सुनकर कसाई बकरी के दड़बे में पहुंचता है तो वहां बकरी को भूतिया रूप में देखकर भौचक्का रह जाता है, जिस पर बकरी भी बिना कोई देरी किए लपक कर कसाई को खा लेती है। सुबह होने पर कसाई की पत्नी जब अपने पति को ढूंढते हुए बकरी के दड़बे में पहुंचती है तो बकरी को पहले से भी ज्यादा मोटा देखकर वहीं रुक जाती है। लगता है ये बकरी बच्चे को जन्म देने वाली है। मुझे इसके पास ही रुकना चाहिए। इसके बाद कसाई की पत्नी वहीं बकरी के पास रुक जाती है, जिसके कुछ देर बाद बकरी एक बच्चे को जन्म देती है, जो आधा इंसान और आधा बकरा होता है। ये सब देखकर कसाई की पत्नी एकदम हैरान रह जाती है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मेरे पति नहीं, बकरा नहीं, अरे ये कौन है? बचाओ बचाओ। कसाई की पत्नी जैसे ही उस भूतिया आधे इंसान और आधे बकरी के बच्चे को देखकर चिल्लाना शुरू करती है, वैसे ही भूतिया कसाई उसे मार देता है, जिससे वो एक जिंदा लाश बन जाती है, जिसे भूतिया कसाई फिर चुड़ैल के पास ले जाता है। वाह रे मेरे हथियार, एक ही दिन में इतना स्वादिष्ट भोजन। अगर कुछ दिन और तुम दोनों वहां रहे तो पूरा का पूरा गांव ही बंजर कर दोगे। I like it। एक तरफ चुड़ैल अपना पहला शिकार खा रही होती है, वहीं दूसरी तरफ भूतिया बकरी एक बार फिर गांव में घूमने लगती है। इसी तरह से सुबह से शाम हो जाती है। अरे ये बकरी किसकी है? देखने में तो बहुत स्वस्थ है। पक्का सरपंच जी की होगी। चलो अब कल सुबह वापस करूंगा। किसान बकरी को घर के अंदर ले आता है और उसे बाहर वाले कमरे में छोड़कर सोने चला जाता है। अगली सुबह जब किसान की नींद खुलती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये हमारी बकरी नहीं है। चलो जल्दी नाश्ता दे दो, फिर बकरी सरपंच जी को वापस करके आता हूँ। ऐसा बोलते हुए किसान जैसे ही अपनी पत्नी के पास पहुँचता है तो वो भूतिया तरीके से किसान की तरफ देखती है और तुरंत उस पर हमला कर किसान को भी अपने जैसा भूतिया इंसान बना देती है। जिसके बाद भूतिया कसाई किसान को अपने साथ चुड़ैल के पास ले जाता है और उसकी पत्नी को गांव में दूसरे लोगों को मारने के लिए छोड़ देता है, जहां गांव की एक औरत उसे देख लेती है। अरे तुम बहुत दिनों बाद दिखी, क्या हालचाल? इस पर जैसे किसान की पत्नी उस औरत की तरफ मुड़ती है तो उसकी भूतिया शक्ल और अजीब व्यवहार देखकर गांव की औरत डर जाती है।
ये तुम्हें क्या हो गया? बचाओ, कोई देखो, यहाँ भूत है। ऐसा बोलते हुए वो गांव की औरत भागने की कोशिश करती है, लेकिन किसान की पत्नी उसे पकड़कर काट लेती है, जिससे वो औरत भी एक भूतिया जिंदा लाश बन जाती है। और अब वो दोनों मिलकर लोगों को अपने जैसी बनाने के लिए गांव में घूमने लगती हैं। इस बीच वो दोनों गांव के लोगों के साथ बच्चों को भी भूतिया बनाने लगती हैं। कुछ समय तक ये सब चलने के बाद पूरे गांव में भूतिया लोगों की तादाद बढ़ने लगती है। आखिर गांव में ये सब हो क्या रहा है और क्यों? इसके पीछे वजह क्या है? जैसे भी हुआ हो, उसने मेरे बच्चे को भी अपने जैसा बना लिया। इतने सालों बाद भगवान ने घर में बच्चे की खुशियां दी थी, वो भी आते ही चली गई, मेरा बच्चा। काकी, हम आपका दुख समझ सकते हैं। किसी भी तरह जल्दी इन्हें रोकना होगा। पता नहीं क्यों, पर मुझे इस सब के पीछे जंगल वाली चुड़ैल का ही कोई षड्यंत्र लग रहा है। उसका गांव के अंदर आना असंभव है, फिर वो ये ऐसे कर सकती है। लोगों का अचानक भूतिया बन जाना, हमें जल्दी इसकी जड़ का पता लगाना होगा। मेरे पास एक तरीका है। सब मिलकर गांव में पहरा देना शुरू कर देते हैं। हर इंसान और उसके घर पर गिद्ध से भी कड़ी नजर रखो, और उन जिंदा लाशों से अपने आप को बचाने के लिए सब अपने साथ एक मशाल लेकर जाएंगे। जिसे भी वो इंसानी जानवर कहीं दिखे, उन्हें वहीं जला देना, भले ही वो अपने परिवार के हो या रिश्तेदार। मोहन की बात मानते हुए गांव वाले हाथों में मशाल लेकर दिन रात पूरे गांव में पहरा देने लगते हैं। कुछ दिन पहरेदारी करने के बाद एक शाम मोहन का ध्यान भूतिया बकरी के बच्चे पर पड़ता है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? हाँ, ये तो कसाई चाचा हैं। पर वो आधे इंसान आधे जानवर कैसे बन सकते हैं? मुझे इनका पीछा करना चाहिए। मोहन भूतिया कसाई का पीछा करते हुए जंगल में चुड़ैल के पास पहुंच जाता है। मेरी बकरी कितना अच्छा काम कर रही है। आधा गांव तो शमशानी बन गया है और बाकी बचा हुआ भी बहुत जल्दी मेरा शिकार बन जाएगा। फिर मैं आसपास के गांव को भी अपने इस भूतिया जाल में फंसाकर सब पर राज करूंगी। तू भी अच्छा काम कर रहा है। अच्छा, तो ये बात है। कसाई चाचा अब इस चुड़ैल के साथी बन गए हैं। पर ये किसी बकरी की भी बात कर रही है। वो कहाँ है? मुझे जल्दी गांव वालों से बात करनी होगी। चुड़ैल की सच्चाई जानकर मोहन भागता हुआ गांव वापस आता है और सरपंच को सारी बात बताता है, जिसके बाद सरपंच कुछ लोगों को पूरे गांव में बकरी ढूंढने भेज देता है। कुछ देर में पूरे गांव में ढूंढने के बाद वो लोग गांव की सभी बकरियों को सरपंच के पास ले आते हैं। अगर चुड़ैल की भूतिया बकरी इनमें शामिल है तो हम उसे पहचानेंगे कैसे? इस पर मोहन उन सभी बकरियों को ध्यान से देखना शुरू करता है, जिसमें उसकी नजर बकरी पर रुकती है जो बाकी सबसे कुछ अलग होती है। मोहन उस बकरी के करीब जाता है, जिस पर बकरी अचानक मोहन को काटने के लिए उस पर लपक पड़ती है, जिससे बचते हुए मोहन उसे पकड़ लेता है। गांव के जिस घर में सभी भूतिया इंसान बंद हैं, उस घर में आग लगा दो। आज इस बकरी के साथ चुड़ैल का भी किस्सा खत्म करते हैं। इसके बाद मोहन और गांव के कुछ लोग बकरी को लेकर चुड़ैल के पास पहुंच जाते हैं, जहां भूतिया कसाई पहले से मौजूद होता है। आज तो शिकार बिना मेरी बकरी के भूतिया बनाए। चुड़ैल की किसी भी बात का जवाब दिए बिना मोहन बकरी को उसके सामने कर देता है।
तुम इसे मार भी दोगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद भी तुम्हारा गांव शमशान बनकर ही रहेगा। चुड़ैल की बात सुनकर मोहन असमंजस में पड़ जाता है। फिर उसके दिमाग में एक योजना आती है और वो तेजी से बकरी को धक्का मारकर चुड़ैल के ऊपर गिरा देता है, जिससे चुड़ैल अचानक पीछे गिर जाती है। मौके का फायदा लेते हुए मोहन वहां आग लगा देता है। ना समझ चुड़ैल, तुझे क्या लगा दिमाग चलाना सिर्फ तुझे ही आता है? मैंने बकरी पर मिट्टी का तेल डाला हुआ था, जो तेरी योजना के साथ तुझे भी खत्म कर देगा। अब तू किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मोहन की लगाई उस आग में चुड़ैल, भूतिया बकरी और भूतिया कसाई तीनों जलकर खाक हो जाते हैं। यह कहानी भोपाल के एक मध्यम वर्गीय परिवार की है। परिवार के मुखिया कमला दास हैं, लेकिन पूरे घर पर हुकूमत उनकी पत्नी पद्मिनी देवी की चलती है। इसके चलते पद्मिनी ने अपने बेटे वैभव का प्रवेश दिल्ली के एक अच्छे विद्यालय में कराने हेतु आवेदन पत्र भर दिया है। आज उस विद्यालय की प्रवेश सूची जारी होने वाली है। पद्मिनी वैभव के चयन को लेकर बहुत बेचैन है। वहीं कमला दास को इसमें कोई रुचि नहीं है, क्योंकि वह चाहता है कि वैभव उनके व्यापार को आगे बढ़ाए। माँ, पिताजी, कहाँ हो आप दोनों? दिल्ली के सबसे अच्छे स्कूल में प्रवेश हेतु मेरा चयन हो गया है। दोनों अपने कमरे से बाहर निकल कर आते हैं। यह तो बहुत खुशी की बात है। तुम खूब पढ़ो, खूब तरक्की करो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हें बाहर जाकर पढ़ने की क्या जरूरत है? हमारा इतना बड़ा व्यापार है, उसे संभालो। ओहो, छोड़ो भी। तुम क्या जानो पढ़ाई लिखाई का महत्व। अगर बच्चा आगे पढ़ना चाहता है, पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है, एक बड़ा आदमी बनना चाहता है, अपना एक मुकाम बनाना चाहता है, तो इसमें हर्जी क्या है? तुम नहीं जानती हमारे बच्चे को कितनी दूर जाकर हॉस्टल में रहना पड़ेगा, वहीं का खाना खाना पड़ेगा। वहां उसकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं होगा। मैंने सुना है कि वहां का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। हमारे वैभव को तो बाहर के खाने की आदत भी नहीं है। और तो और बड़ी कक्षा के बच्चे नए बच्चों की रैगिंग भी खूब करते हैं। ऐसे में वो पढ़ाई क्या खाक करेगा? आप कुछ ज्यादा सोच रहे हो। देख लेना, वैभव के साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वह स्वयं अपनी देखभाल करना जानता है। बस आप इसे खुशी खुशी विदा करने की तैयारी कीजिए। अच्छा भाग्यवान, तुम जीती मैं हारा, जैसी तुम्हारी और वैभव की इच्छा। तीनों खुशी से एक दूसरे के गले लग गए। अगले दिन स्वयं कमला दास वैभव को दिल्ली छोड़ने गया। एक ही दिन में वह दाखिले की सारी औपचारिकताएं पूरी कर अपने घर लौट आया। इधर वैभव बहुत खुश है। यार कितना अच्छा स्कूल है। अब बस मुझे खूब मन लगाकर पढ़ना है। अपने सपनों को पूरा कर अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है। वैभव ने अपनी कक्षा में प्रवेश किया। प्रवेश करने के तुरंत बाद एक एक कर सभी अध्यापक अपना पीरियड लेकर चले गए। इस दौरान वैभव की दोस्ती अपनी कक्षा की सहपाठी सुरभि से हो गई। बात में पता चला कि दोनों का एक ही हॉस्टल है। वैभव और सुरभि दोनों पीरियड खत्म होने के बाद अपने हॉस्टल की ओर रवाना हो गए। हॉस्टल के बाहर उनके सीनियर्स का एक समूह, जिसमें छात्र छात्राएं दोनों शामिल थे, पहले से ही अपने जूनियर्स के स्वागत में खड़ा था। इनके समूह के कप्तानों का नाम प्रयाग और वैशाली था। वो देखो, दो लोग इधर ही चले आ रहे हैं। चलो इन्हें मजा चखाते हैं। पहले मैं देखते हैं कितने पानी में हैं ये दोनों। या श्योर। क्या तुम सब तैयार हो? जी बॉस। क्या आप बता सकते हैं कि कमरा नंबर 36 कहाँ है? वैशाली पानी की बोतल को हाथ में झुलाते हुए। ओह हेलो, क्या हम तुम्हारे सर्वेंट हैं? जाति कहाँ है? पहले अपना इंट्रोडक्शन तो देती जा। मेरा नाम सुरभि है। मैंने इस विद्यालय में 11वीं कक्षा में प्रवेश लिया है। तुम्हें गिटार बजाना आता है? नहीं। लो पकड़ो, बजाओ इसे। मुझे सच में इसे बजाना नहीं आता है। जैसा भी आता है बजाओ। सुरभि गिटार को जैसे तैसे बजाती है। सो बोरिंग, यू कैन गो। देखा कैसी बहनजी टाइप है। आंखों पर मोटा मोटा चश्मा, बालों की 2 चोटी। ईयू। समूह सुरभि पर हंसता है। अब तू इधर आ। क्या बे, कहाँ जा रहा था? देखता नहीं हम तुमसे सीनियर हैं।
ये घूर घूर कर किसे देख रहा है? हमारा अभिवादन कौन करेगा? तुम्हारा बाप? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें सिखाया नहीं कि अपने से बड़ों का अभिवादन कैसे करते हैं? नमस्ते भैया। ये किस भाषा में बात कर रहा है? गुड आफ्टरनून बोल। और ये भैया भैया क्या लगा रखा है? सर बोल, समझा? गुड आफ्टरनून सर। ले ये गुलाब का फूल उस लड़की को देकर आ। नहीं सर, मुझसे नहीं होगा, मुझे बहुत डर लगता है। आप किसी और को ये सब करने के लिए बोल दीजिए। जाता है या लगाऊं एक कान के नीचे? दीदी, ये फूल आपको उन भैया ने देने को कहा है। क्या है ये? मैं तुम जूनियर्स की चालाकियां खूब समझती हूँ। आइंदा अपनी हद में रहना। चल फुट यहाँ से। बेचारा वैभव सीनियर्स के ऐसे बर्ताव से मानो उसके सारे सपने टूटकर बिखर गए हों। वह वहां से मुंह लटका कर अपने कमरे की ओर चल दिया। यहाँ हॉस्टल के विद्यार्थियों को सारी सुविधाएं प्राप्त थी, इसलिए किसी भी विद्यार्थी को अपना निजी सामान लाने की अनुमति नहीं थी। यहाँ विद्यालय के हॉस्टल प्रशासन का एक और नियम था कि एक सीनियर के साथ एक जूनियर को कमरा साझा करके रहना पड़ता था। वैभव को भी अपने किसी सीनियर के साथ कमरा साझा करना था। अपने कमरे में प्रवेश करने के बाद वैभव प्रशासन की ओर से मिले सामान का निरीक्षण कर ही रहा था। तभी प्रयाग ने भी कमरे में प्रवेश किया। तुम यहाँ भी? मुझे तुम जैसे ढीले दिमाग की बत्ती के साथ कमरा साझा करना होगा। इम्पॉसिबल। देख बेटा, मुझसे दूर रहना, पंगा लेने की कभी कोशिश मत करना। अब देख मैं तुझे अपने कमरे से कैसे भगाता हूँ। वैभव ने प्रयाग के भय से अपनी गर्दन नीचे की हुई थी। उसने हामी के रूप में केवल अपना सिर हिला दिया। दोनों खाना खाने के बाद अपने अपने बिस्तर पर सो गए। करीब रात के 12 बजे दरवाजा खोलने और बंद करने की आवाज से वैभव की नींद टूट गई। उसने पहले प्रयाग को देखा और फिर दरवाजे को देखा। उसे वहां कोई दिखाई नहीं दिया। ये जरूर प्रयाग सर द्वारा मुझे डराने की साजिश है। इस बार मैं ऐसे ही आंखें बंद करके देखता हूँ, आखिर ये क्या करते हैं। कुछ देर बाद दोबारा दरवाजा खोलने और बंद करने की आवाज आती है। वैभव कौंधती बिजली के समान पुनः आंखें खोलकर देखता है, लेकिन उसे कमरे में सब कुछ सामान्य दिखाई देता है। बाहर निकल कर देखता हूँ, आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही है। शायद वो आवाज इधर से आ रही थी। कौन है वहां? सामने आओ। ठीक कॉरिडोर के सामने उसे एक आकृति दिखाई देती है। वह ऊपर से नीचे सफेद चमकदार कपड़े से ढकी हुई थी। वह आकृति धीरे धीरे चलकर उसके पास आती है। अरे हमें नहीं पहचानते क्या? हम हैं मास्टर त्रिलोचन शर्मा, इस हॉस्टल के पुराने वार्डन। वैभव कुछ समय के लिए सहम जाता है, क्योंकि उसने सुन रखा था कि मिस्टर त्रिलोचन शर्मा इस हॉस्टल के वार्डन होने के साथ साथ हिंदी भाषा के अध्यापक भी थे, जिनका देहांत हुए साल भर से ऊपर हो गया था। उन्हें देख वैभव वहीं लड़खड़ा कर गिरा और बेहोश हो गया। सुबह जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने आसपास कुछ दोस्त, सीनियर्स और हॉस्टल के तत्कालीन वार्डन गोपेश्वर नाथ को खड़े हुए देखा। मैं कहाँ हूँ? मैं यहाँ कैसे आया? तुम अपने कमरे में हो वैभव। कल रात हमें हॉस्टल के कॉरिडोर में बेहोश मिले थे। छात्रों की मदद से हम ही तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं। इतना कहते ही वैभव की आंखों के सामने रात का सारा दृश्य घूम गया। उसने उन्हें सारी बात बताई। किसी को भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। नहीं वैभव, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ये सब तुम्हारा वहम है। अब हम चलते हैं, तुम आराम करो। हम कल फिर तुमसे मिलने आएंगे। लेकिन यह घटना यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन सुरभि को भी मास्टर त्रिलोचन शर्मा का भूत अपने कॉरिडोर की खिड़की पर हवा में उड़ता दिखाई दिया। कुछ देर बाद मास्टर त्रिलोचन शर्मा का भूत बिल्कुल सुरभि के सामने था। वह बड़े आराम से हॉस्टल के कॉरिडोर में गश्त लगा रहा था। यह देख सुरभि डर कर हॉस्टल के काउंटर की ओर दौड़ने लगी। वहां उसे वैभव मिला। वैभव को देखकर सुरभि की जान में जान आई। भगवान का शुक्र है तुम मुझे यहीं मिल गए। ना जाने आज मेरा क्या होता। क्यों, क्या हुआ? तुम इतना क्यों हाफ रही हो? सब ठीक तो है ना? मैंने अभी मास्टर त्रिलोचन शर्मा के भूत को कॉरिडोर में देखा। क्या तुमने भी उन्हें देखा? ये तो हमारे हॉस्टल के लिए बहुत बड़ी समस्या है। खैर, इसके बारे में कल सुबह कुछ सोचते हैं। अब तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ। हॉस्टल में मास्टर त्रिलोचन शर्मा के भूत से आने वाले सारे नए छात्र छात्राएं परेशान थे।
स्कूल प्रशासन भी इससे परेशान हो गया था। कई तो भय के कारण हॉस्टल छोड़ बाहर रहने लगे और कई अपने घर चले गए। यार, इस हॉस्टल में मुझे कुछ अटपटा लग रहा है। मेरे मन में कुछ सवाल उठ रहे हैं कि ये भूत सिर्फ जूनियर छात्र और छात्राओं को ही क्यों दिखाई देता है, उन्हें ही क्यों परेशान करता है। सवाल तो मेरे मन में भी है कि आखिर हमने उस भूत का क्या बिगाड़ा है। हमें इस मामले की तह तक जाना होगा। इसके लिए मेरे पास एक गुप्त योजना है। उसी रात जब हमेशा की तरह मास्टर त्रिलोचन का भूत अपने राउंड पर था, तभी उसके पीछे से एक आवाज आई। और भाई कैसे हो? कौन? अरे यार, हमारी ही नकल करते हो, हमें ही नहीं पहचानते। ये तो वही बात हुई हमारी बिल्ली और हम ही से म्याऊं। हम हैं मास्टर त्रिलोचन शर्मा, बल्द दशरथ प्रसाद शर्मा, यहाँ के असली वार्डन। बहुत दिनों से हमारी नजरें तुम पर हैं। कई दिनों से हम तुम्हें यहाँ गश्त लगाते हुए देख रहे हैं। क्यों हॉस्टल में आए नए छात्र छात्राओं को रैगिंग के नाम पर खूब सताते हो? आज अच्छे मिले। इतना सुनना था कि पहला भूत सरपट सीढ़ियों से चलकर ऊपर की ओर भागा। दूसरा भूत भी उसके पीछे पीछे ऊपर की ओर गया। ऊपर एक लड़का पहले से बैठा हुआ था। पुतला लटका दूं बॉस? कैसी रही आज की गश्त? इतना सुनने के बाद सुरभि के साथ सब लोग ठहाका मारकर हंसने लगे। वैभव असली मास्टर त्रिलोचन के रूप में। हमारा नकली मास्टर तो एकदम फट्टू निकला। बेचारे की हालत अब तक गंभीर बनी हुई है। हाँ, इतना तय है कि अब वो हमसे पंगा लेने की नहीं सोचेंगे और न ही मास्टर त्रिलोचन वाला नाटक दोबारा करेंगे। वास्तव में उस दिन के बाद से ना हॉस्टल में रैगिंग हुई और ना ही मास्टर त्रिलोचन के भूत ने किसी को परेशान किया। बचपन बनाए थे ये यादगार, आज भी याद आए ये बार बार। ये कोई कहानी नहीं, राम को वनवास के लिए भेजा जाए, ये जीवन का सहारा। कर्ण का वध तुम्हारे सिवाय कोई नहीं कर सकता। ये किस्से हैं हमारे दिल के हिस्से। कौन हो तुम? एक बार फिर पाइए सह परिवार इन किस्सों के वो अनोखे स्वाद जो ला रहे हैं द क्यू।